दोस्तों आज हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यानी वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब यानी दुनिया से जुड़ना है, यानी ग्लोबल का मतलब क्या है? यानी आप दुनिया के साथ जुड़ रहे हो थ्रू द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी इसमें टी का फॉर्मूला बनता है। टी का फॉर्मूला जैसे कि ये मैंने अपने बच्चों को समझाता हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से आप टी के फॉर्मूले से पूरा आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ये टी का फॉर्मूला क्या है? ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये तीन चीज़ जो हैं वो पिलर हैं, या कह सकते हैं कि ये बेस है, आधार है ग्लोबलाइजेशन का। यानी दुनिया में हम शुरुआत से सबसे पहले ट्रेड से, यानी लोगों की जो जिज्ञासा थी ट्रेड करने की, उससे ही हम एक दूसरे से कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि हमारा सिल्क रूट जो था वो बहुत एंशिएंट टाइम में हम एशिया से भी, क्योंकि अमेरिका तो हमारे कह सकते हो कि अमेरिका की खोज तो बहुत बाद में हुई, लेकिन एशिया से जो हम कह सकते हैं कि एशिया से हम कहाँ तक जा सकते हैं, यूरोप तक, अफ्रीका तक और सेंट्रल एशिया तक भी जा सकते थे। इसके अलावा हमारा जो ईस्ट यूरोप है वहाँ तक भी हम जा सकते थे। तो हम पहले जो सिल्क रूट था वो क्या था? यानी जो चाइना और इंडिया का जो एक तरह से जो रास्ता था, यानी वो जो क्या नाम है, एशिया के सेंट्रल एशिया होते होते या वेस्ट एशिया होते होते हम अफ्रीका तक और लगभग अफ्रीका से यूरोप तक भी जा सकते थे। तो ये जो पहले जो सिल्क रूट था, यानी ये व्यापार करने का जो रास्ता था, वो चाइना और इंडिया से बहुत सालों से लोग व्यापार करते आ रहे हैं। और इस व्यापार से जो इनको जो इस तरह के व्यापार करते थे उनको बहुत फ़ायदा होता था। इसी वजह से जो है यूरोपियंस ने पहली बार जो है एशिया का जो है समुद्री रास्ता यानी ओशन रूट खोजा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया और एशिया के जो अलग द्वीप है उसका एक तरह से एक सी रूट यानी एक तरह से समुद्री रास्ता मिल गया। इसी तरीके से जब इंडिया की खोज में स्पेनिश जब निकलते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पहली बार अमेरिका गया। तो ये सब क्या किस चीज़ के एग्जाम्पल है? यानी दुनिया जुड़ रही है, यानी दुनिया जुड़ रही है व्यापार के लिए, है ना। व्यापार यानी इंडिया से व्यापार करते हैं और इंडिया से जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं वो ले आते हैं, और वो वहाँ से हम गोल्ड, सिल्वर या जो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लेके आते थे। व्यापार उन चीज़ों में होता था और इस तरीके से व्यापार जो है इंडिया के पॉजिटिव में होता था। इसलिए इंडिया को जो है हम कह सकते हैं गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था। तो इस तरीके से हम दुनिया के साथ जुड़े। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है दुनिया का जुड़ने का इतिहास है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो हमारे जैसे टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े इन्वेंशन हुए, साइंटिफिक इन्वेंशन हुए। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन बना। टेलीफोन जो है पहले क्या होता है, यानी एक देश से दूसरे देश में पहले तो हम बात कर सकते हैं दो लोगों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि और विस्तृत होता गया। आज हम फिर फ़ोन से हम एक जगह से दूसरी जगह से बात कर सकते थे। फिर रेलवे आया। रेलवे से क्या ऑब्जेक्टिव था? रेलवे से मकसद था कि एक जो जगह है वहाँ से हम दूसरी जगह जा सकें। और धीरे धीरे शहर जुड़े, से पहले गांव से गांव जुड़े, शहर से शहर जुड़े, फिर शहरों से कई देश भी जुड़ गए। आज तो फिर धीरे धीरे जो हमारा शिप का रास्ता खुला। शिप से भी हम कह सकते हैं कि बहुत जगह हम जाते थे। हालांकि पहले शिप था, लेकिन आज जो बड़े बड़े शिप हैं और उसके बाद तो हमारे पास जो एरोप्लेन हैं। तो ये सब चीज़ें क्या, ये भी दुनिया को एक देश से दूसरे देश या एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ती है। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके ग्लोबलाइजेशन के, यानी जुड़ने के, यानी ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ा, तो व्यापार में भी जो है पहले जो कॉन्सेप्ट जैसे मॉडर्न नेशन स्टेट का आया, तो पॉलिटिकल इसमें आएगा, इकोनॉमिकल आएगा और सोशल आएगा, कल्चर आएगा। ये चार इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, डायमेंशन होते हैं। ये भाई ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का हर लेवल पे एक मैं ह्यूमन हूँ तो मुझे भाई पॉलिटिक्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन का भी मेरे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कल्चर ग्लोबलाइजेशन पे मेरे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और जो सोशल जो है, हम समाज में रहते हैं तो हम ग्लोबल चीज़ों को जब देखते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम पे पड़ता है, यानी एक इंडिविजुअल पे सब इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसी को हम डायमेंशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं तो डेमोक्रेटिक एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल विचारधारा है। तो इसका ग्लोबलाइजेशन रूप जो है बहुत ज़्यादा ये है कि आप एक जिस देश में जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मोस्टली जो है, पहले मैंने बताया कि पहले हम पॉलिटिकल में पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं, पहले पॉलिटिकल अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो पहले मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं। मॉडर्न स्टेट का मतलब क्या था? मॉडर्न स्टेट से पहले हम नेशन स्टेट्स की बात करेंगे। नेशन स्टेट्स की शुरुआत कैसे होती है? नेशन स्टेट्स यानी एक नेशन स्टेट्स यानी राष्ट्र राज्य की शुरुआत होती है। जैसे यूरोप में मोनार्की यानी किंगडम जो है वो डिफीट्स होते हैं, उनको हराया जाता है, और लोकतंत्र की बात आती है, लिबरलिज्म की बात आती है, उदारवाद की बात आती है। यानी इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कर देना चाहिए, इंडिविजुअल को आज़ाद कर देना चाहिए, और उसको किसी भी तरह का व्यापार करने में, अपनी पूंजी इकट्ठा करने में, रिच बनने में, अमीर बनने में उनको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए कि राज्य सरकारें उन पर बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन यानी उस पर प्रतिबंध ना लगाना है। इस तरीके से व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन यानी बढ़ावा दिया गया। इसको कह सकते हैं कि मार्केट को जो है फ्री ट्रेड की जो है बढ़ावा दिया गया। इसको हम कह सकते हैं
कि इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन की थ्योरी या फ्री ट्रेड की थ्योरी, या इंडिविजुअल को मौका दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेड कर सके। तो इस रिगार्डिंग में जो है आपके जो कस्टम ड्यूटीज़ जो लगते हैं, जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, उस पर प्रतिबंध किया गया कि भाई हम खुले रूप से व्यापार कर सके और हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाए बिना किसी प्रतिबंध के, और टैक्स भी जो है बहुत कम हो, लिमिटेड हो। ठीक है, कि सरकार जो है बस अपना ये देखें कि जो वो सामान एक जगह से दूसरी जगह जो ले जा रहा है, या दूसरा बंदा जो सामान पैसे लेके आ रहा है तो उनको कोई लूटे ना रास्ते में। तो यहाँ से शुरुआत होती है ग्लोबलाइजेशन की, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन की, जो हम मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं। क्योंकि राजाओं का जो राजतंत्र था वो खत्म हो गया था, नेशन स्टेट्स की बात हो चुकी, देश बन चुके थे, और देश बनने का जो शुरुआत है वो इन्हीं ट्रेड यूनियन से, बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस बने जो कि इन चीज़ों पे फोकस करता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा दे। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या था कि भाई कि जब से इंडिविजुअल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडस्ट्रीज़ को बना सके। जब इंडस्ट्री बनाएंगे तो हमारा सामान जो है वो सिर्फ उसी क्षेत्र में नहीं बिकेगा, उसी लोकल इलाके में नहीं बिकेगा, पूरे वो बहुत सारे देशों में बिकेगा, पूरे कॉन्टिनेंट में बिकेगा, फिर कॉन्टिनेंट से पूरा जो है पूरे दुनिया में बिकेगा। तो पहले अपने कॉन्टिनेंट में, फिर बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट में बिकेगा। इस तरीके से इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। साथ साथ अब इस इकोनॉमिकल या जो आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने की जो थ्योरी है वो किस में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। अगर आप समाजवादी विचारधारा को देखोगे, यानी अगर उसकी विचारधारा, अगर सोशलिज्म की विचारधारा देखोगे तो सोशलिज्म में क्या आता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है अर्न करने के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करती है। उसके बाद कम्युनिज्म में कुछ और सिस्टम होता है। तो कौन से आइडिया को ग्लोबलाइज बढ़ावा दिया गया, यानी वो जो है डेमोक्रेटिक आइडिया, यानी लिबरलाइज आइडिया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को फ्री कर दिया जाए। तो ये आइडिया किस में पॉसिबल हो सकती है, वो डेमोक्रेसी को। तो डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र को, या कह सकते हो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म जो है, और जो कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी, ये तीनों जो आइडियोलॉजीज हैं या विचारधारा इनको एक साथ जोड़ा गया, यानी लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा गया। हालांकि तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन एक साथ जुड़ते हैं। मतलब जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे लोकतंत्र भी होगा, लोकतंत्र जहाँ पर होगा वहाँ पे उदारीकरण भी होगा, यानी लिबरलिज्म भी होगा। तो इस तरीके से तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन तीनों को एक साथ हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो था वो था आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का ग्लोबलाइजेशन किया गया कि हर जगह जो है लिबरलाइज करा जाए, डेमोक्रेटाइज करा जाए सिस्टम को, कि जब डेमोक्रेटाइज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होगा, गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड होगी। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि सब जगह पे प्रचार किया गया भाई डेमोक्रेसी जो सबसे बेस्ट जो है आइडियोलॉजीज़ है, सबसे बेस्ट सिस्टम है, गवर्नमेंट है, तो उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये था पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा जो है आपका कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, या सोशल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी जो समाज में जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उसको हम सोशल ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। सोशल ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल जैसे हम समझ सकते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे समाज में जो, जिसे हम कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल हम जीन्स पहनते हैं, अमेरिका की जीन्स हमारे यहाँ जो है आराम से बिक रही है, उसके पेप्सी बिक रही है, यहाँ पे कोक बिक रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बर्गर खा रहे हैं, यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, यहाँ पर ये सारे एग्जांपल, यानी वेस्टर्नाइजेशन जो पूरा हमारा सिस्टम हो गया। उनके म्यूज़िक बैंड्स, उनके सॉन्ग्स, उनके मूवीज़ हम देख रहे हैं। तो हमारा समाज धीरे धीरे बदल रहा है, हमारा समाज धीरे धीरे जो है वेस्टर्नाइज हो रहा है। और कुछ जो है यूरोपियंस लोग भी जो है शौक में जो है साड़ियाँ पहन रहे हैं, चिकन जो है वो इंडियन मसाला डोसा खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, दूध घी मतलब घी खा रहे हैं। तो इस तरह का जो थोड़ा सा जो कल्चर जो ज़्यादा थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, वो हमारा कह सकते हैं कि वो एक तरह से कल्चर डोमिनेंस या कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात है। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो किसके तरफ ज़्यादा है, वो है आपका वेस्टर्नाइजेशन की तरफ। यानी इंग्लिश कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उनको सुपीरियर बनाया जाता है। तो उसी की कल्चर जो डोमिनेंस हो रही है। तो इसलिए इंडिया में जो है इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। एमएनसीज जो है, जो पेप्सी है, कोक, या वेस्टर्न जो कल्चर है, रेस्टोरेंट में खाना है, मैकडी, पेप्सी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है, ये जो वेस्टर्न जो खाना है उन सब को ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाती है। तो उसको कह सकते हैं कल्चर हमारा चेंज हो रहा है। इसके अलावा आप जो है मूवीज़ देखोगे, सॉन्ग्स जो आप सुनोगे, ठीक है, तो वो भी आप वेस्टर्न सॉन्ग सुनोगे तो उसमें ज़्यादा आपको एंजॉय आएगा, आनंद आएगा। तो वो भी इसका एग्जाम्पल है आपका ग्लोबलाइजेशन का। अब धीरे धीरे जो आपकी लोकल चीज़ें हैं उसकी वैरायटी कम होती जाएगी। अब इसके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये तो था आपका एक तरह का जो है ग्लोबलाइजेशन का एक डायमेंशन, ग्लोबलाइजेशन किस किस लेवल पे होता है। अब इसकी बात करते हैं इसके
इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसका? पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए ये है कि जब एक देश से जो दूसरे देशों में जो चीज़ें आती हैं वो किसकी वजह से, इकोनॉमिकल की बात करते हैं पहले। इकोनॉमिक का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इकोनॉमिक का पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इससे हमें हमारी इकोनॉमी में बढ़ावा होता है। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे बहुत सारी MNCs आ रही हैं, क्योंकि आज का जो युग है वो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का जो युग है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और बहुत फास्ट हो चुका है। यानी आज एक छोटी सी कंपनी जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट में आप चाहोगे कि भाई हम लोकल कोई चॉकलेट बना के बेच लें, तो आप बहुत नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आपको एक ग्लोबल कंपनी से मुकाबला करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि मैं 5 रुपये का 10 रुपये के चिप्स बना के बेच लूँ, तो आपको लेस से मुकाबला करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनी से मुकाबला करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक कोल्ड ड्रिंक्स बना के बेच लूँ, तो आपको ग्लोबल कंपनी से, जाइंट से मुकाबला करना पड़ेगा। वो इंडिया की जाइंट्स भी हो सकती है, वो ग्लोबल जाइंट्स भी हो सकती है, यानी बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है। तो इसका फ़ायदा क्या है? यानी जब जैसे फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये सब कंपनी जब इंडिया में आती हैं, या जो इनके जो ट्रेड जो है पूरे विश्व में जो फैले रहते हैं, अगर ये यहाँ पे आती है तो इससे आपको, यहाँ पे जब कंपनीज आती है वो इन्वेस्टमेंट करती है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करती है। यहाँ पे रोड बनते हैं, रेलवेज़ बनती है, यहाँ पे सड़कें बनती है, यहाँ पे फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है, बहुत सारी जॉब्स आपको मिलती है। क्योंकि MNCs में जॉब करने के लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, कॉल सेंटर है, जो बड़े बड़े जो शोरूम्स आपके खुले हुए हैं, उसमें उन कंपनीज़ में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है वो इंडियंस हैं। तो इंडिया में अगर वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट हो रही तो इनको फ़ायदा होगा, इंडियंस को होगा। बट कौन से इंडियंस को? अर्बन क्लास के इंडियंस को, जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, उनकी जॉब क्वालिफिकेशन को रिक्वायरमेंट करें, तो उनकी उस तरह का जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज इस तरह की क्रिएट होगी तो उनके कोर्सेज भी इस तरह के क्रिएट करे जाएंगे, जैसे MBA कोर्स होगा, फाइनेंस कोर्स होगा, डेटा एनालिसिस कोर्स होगा। मतलब जो डिमांड में है, जो MNC चाह रही है, जिस तरह के एम्प्लॉयजमेंट उसको खोजना है, उस तरह के कोर्स डेवलपमेंट किए जाएंगे, क्योंकि आप वो पढ़ करके आप जो है उसी कंपनीज में जॉब करोगे। तो ये तो एक जो है, तो इसको बेनिफिट किसको मिलेगा? इसको अर्बन क्लास, इंग्लिश स्पोकन, टेक जो टेक्नोलॉजी में जो थोड़ा सा एडवांस हैं, या जो टेक्नोलॉजी जैसे हैं, तो उन लोगों को जो है यहाँ पे इनको जॉब्स ईजिली मिल जाएगी। तो ये था इसका ग्लोबलाइजेशन का पहला फ़ायदा इकोनॉमिकल लेवल पे। पॉलिटिकल लेवल पे क्या फ़ायदा है? पॉलिटिकल लेवल पे यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल लेवल पे फ़ायदा यहाँ पे ये है, और भी फ़ायदे हो सकते हैं, थोड़े से और फ़ायदे बात करते हैं पहले। इकोनॉमिकल फ़ायदे में जैसे फॉर एग्जांपल आपको एज ए कंज्यूमर, आपको दुनिया की भर की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन अगर मान लीजिए आपको, अगर यहाँ पे एक ही कोई मोबाइल कंपनी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा। लेकिन अगर बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी आ रही है, अमेरिकन कंपनीज़ आ रही है, कोरियन कंपनीज़ आ रही है, इंडिया की कंपनीज़ भी है, तो आपको बेस्ट ज़्यादा जो है कंपैरिजन करके बेस्ट प्राइस में, क्योंकि उस रेंज में जो है कंपटीशन हो जाता है। अगर 10,000 का फ़ोन है तो 10,000 का फ़ोन में जो है बहुत तरह की कंपनीज जो compete करेंगे कि भाई 10,000 का फ़ोन जो है आम इंडियंस खरीद सकते हैं उसको फ़ोन को, तो वो उस प्राइस में ही देंगे। ओप्पो, वीवो, रेडमी, जितने भी चाइनीज़ ब्रांड है वो इस चीज़ में लीड कर जाते हैं, क्योंकि वो बेस्ट जो है वो 10,000 में सबसे बेस्ट फ़ोन प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो आम जो कंज्यूमर है उनको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, उनको ये मतलब नहीं पड़ता कि किस देश से आ रहा है। ठीक है, इससे ये फ़ायदा है। इसके अलावा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बता दी। इसके अलावा जो है कई बार जो है आप मोनोपोली को कंट्रोल करते हो। मोनोपोली मतलब क्या है कि एक ही कंपनी अगर होगी तो वो अपनी मनमानी करेगी और वो प्राइस राइज कर सकते हैं, कंज्यूमर का घाटा हो सकता है। इसके अलावा आपको ग्लोबल ब्रांड जो है वो देखने को मिलते हैं, बेस्ट आपके पास चॉइस ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारे फ़ायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग में। अब इसके अगर हम बात करें, अगर जैसे पॉलिटिकल, इसका मान के चलते हैं ग्लोबलाइजेशन का क्या फ़ायदा है। ग्लोबलाइजेशन का पहला फ़ायदा, जैसे पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज़ है, अगर आपने डेमोक्रेसी फॉलो करा है तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं। आप ग्लोबल एक तरह से पॉलिटिकल उसका पार्ट बन जाते हो। फॉर एग्जांपल लेकिन इसमें आपको कई बार ना आपकी अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, यूनाइटेड नेशन में आप उसका पार्ट हो, तो ग्लोबल जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका आप पार्ट बन जाते हो। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हो, आप WTO का पार्ट हो, आप जो है किसी और मतलब इंस्टीट्यूशन के पार्ट हो सकते हो। तो उसके वजह से क्या होता है कि आपकी जो सॉवरेनिटी है, जो आपकी जो इंडिपेंडेंस है, जो आपकी डिसीजन लेने की जो पहले जो शक्ति हुआ करती थी, वो थोड़ी छिन जाती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि लेकिन इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो तो कोई पहले मान लीजिए कोई देश किसी देश पे अटैक करता है, तो कोई बड़ा सा देश, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना अगर नेपाल पे अटैक करता है तो नेपाल जो है वो, उसको जाहिर सी बात है वो अपने आप को बचा नहीं सकता है चाइना से, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है। लेकिन अगर वो ग्लोबल किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, तो उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये उसका फ़ायदा है। लेकिन अगर यहाँ पे घाटा क्या है, क्योंकि उनको फिर यूनाइटेड नेशन के रूल एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इसका ये घाटा है।
जाहिर सी बात है, अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन रहे हैं तो हमारी रक्षा भी करेगा और हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करवाना पड़ेगा उसके। तो यहाँ पर आपकी जो इंडिपेंडेंट है, पूरी जो डिसीजन लेने की शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है। आप अपनी मर्जी से जो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि भाई हम यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि आप बिना परमिशन के, क्योंकि अगर नाटो पे, सीटो पे, अगर आपने अगर किसी पीस ट्रीटी पे, कन्वेंशनल ट्रीटी पे आपने साइन करी है कि हम वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो आप वेपन्स नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कई बार आपकी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में जो आपकी सवरेनिटी यानी आपकी जो प्रभुसत्ता है वो छिन सकती है, कम हो सकती है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे कल्चर के रिगार्डिंग बात करें तो कल्चर आपके पास बहुत जाहिर सी बात है, वैरायटी ऑफ कल्चर है। आप जीन्स पहने, आप शॉर्ट्स पहने, आप इंडियन जो ड्रेसेस पहने, आप इंडियन लैंग्वेज बोले, अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग में बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। बट कल्चर डोमिनेंस हो जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। यानी एक ही कल्चर अगर डोमिनेट कर रहा है, इंग्लिश कल्चर लैंग्वेज डोमिनेट कर रहा है, वो आपके लैंग्वेज को बाकी लैंग्वेज में फिर अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है। तो इससे आप धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी फूड हैबिट्स धीरे धीरे थोड़ा सा आपका डिक्लाइन होता जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिकल अगर नेगेटिव बात करें तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर चाइना इंडिया से कम्पीट कर रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल टॉयज़ में, तो इंडिया की टॉयज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जाहिर सी बात है चाइना के जो टॉयज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उससे कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चाइना के जो टॉयज़ हैं बहुत सस्ते हैं। तो चाइना के जो टॉयज़ बहुत सस्ते हैं तो जाहिर सी बात है इंडियन मैन्युफैक्चरर को, मान लीजिए कोई एक रिमोट वाली कार जो है वो 100 रुपये में चाइना वाला या 200 रुपये में बना के बेच रहा है, जबकि इंडिया वाले जो है उसको 300 रुपये या 400 रुपये, 500 रुपये से कम का नहीं बेच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इंडियन जो कंज्यूमर है, जो आम जो पेरेंट्स है, वो 200 रुपये वाला चीज़ें खरीदेंगे, इसलिए चाइना का जो है चीज़ें बिक रही है। दिवाली में जितनी लड़ियाँ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, जो हार्डवेयर के जो मोबाइल के पार्ट्स हैं, जो उसके जगह जो भी मोबाइल, इवन मोबाइल भी हैं, तो वो सारे चाइना के, क्योंकि इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इतनी लो कॉस्ट पे इतने बेटर फीचर में वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको घाटा होता है या वो शट डाउन हो जाते हैं, वो चाइना से कम्पीट नहीं कर पाते। तो ये इससे लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए घाटा है या उनके लिए नुकसान है। तो ये हमारा जो था इकोनॉमिकल जो है एस्पेक्ट्स पे इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो अब ये ग्लोबलाइजेशन जाहिर सी बात है कई बार जो है जैसे अफ्रीका या जो लेस डेवलप कंट्रीज़ है उनके लिए अब ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि वो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है जो जीता वही सिकंदर, यानी जो मार्केट में सर्वाइव कर सके, जो मार्केट में जो लीड कर सके, जो मार्केट में जम सके, वही जो है बिजनेस को लीड करेगा और बाकी जो कंपनीज है वो डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में मान लीजिए कोई टमाटो जो है बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है, लेकिन टमाटर जो है वो किसान जो है वो टमाटर का जो पेस्ट है वो मान लीजिए कोई चाइनीज़ वाले लेके आ गए। मान लीजिए आप जो टमाटर जो है 50 रुपये किलो मार्केट में बेच रहे हो, 50 रुपये किलो मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन चाइना वाले 10 रुपये के पाउच लेके आ गए जिसमें आपका काम चल जाता है। ठीक है, धीरे धीरे टमाटर जो है वो धीरे धीरे या मान लीजिए इटली का जो टमाटर है वो अफ्रीका में आ रहे हैं, इटली के टमाटर अफ्रीका में आ रहे हैं, क्योंकि इटली के जो टमाटर है या जो चाइना के जो टमाटर है वो 50 रुपये की कीमत से कम के हैं, यानी 20 रुपये के मिल रहे हैं। तो हर कोई किसके टमाटर इंपोर्ट करेगा? जाहिर सी बात है चाइना के। तो जाहिर सी बात है चाइना के इंपोर्ट करोगे तो आपका जो लोकल जो किसान है वो तो मर जाएगा, क्योंकि वो तो बेच ही नहीं पाएगा 20 रुपये में या 20 रुपये में। ठीक है, क्योंकि उसको तो भाई 30 रुपये कॉस्ट आ रही है, तो इससे और मार्केट में 50 रुपये के बेच रहा है, जबकि चाइना वाले जो 20 रुपये में मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं, 30 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है किसान जो है वो सर्वाइव करता है और उसकी इस तरीके से फैक्ट्री है या जो खेती है वो सब बर्बाद हो जाती है, और इवन इंडस्ट्री भी इस तरीके से बर्बाद कर दी जाती है ग्लोबल प्लेयर की वजह से, बड़े बड़े जाइंट्स की वजह से, क्योंकि उनको जो कॉस्ट आता है वो बहुत कम आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिकल लेवल पे कई बार इसमें जो एडवांस जो कंट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज जिसके पास ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लीड करती है और ग्लोबलाइजेशन के जो है वो एडवांटेज उठाती है, वो उनको फ़ायदा होता है। तो हम समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें ये अर्बन क्लास, रिच क्लास और जो है जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, जो लीडिंग जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, ना कि जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, जो लेस डेवलप्ड जिनकी टेक्नोलॉजी है वो कंपेरिजन में पीछे रह जाते हैं इस ग्लोबलाइजेशन की रेस में। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो मेरे इस चैनल पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।